हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा जो पिछला चैप्टर चल रहा था संसाधन और विकास, ठीक है, उसके बाद में अब आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा कृषि। ठीक है, संसाधन और विकास के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। वो चैप्टर हमारा पिछली क्लास में समाप्त हो गया था। ठीक है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बताए गए थे। आज हम जो नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो है चैप्टर 4 कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, देखिए बेटा, कृषि भारत कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। यहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या, ठीक है, यहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर है, कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। ठीक है, कृषि एक ऐसी प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न का उत्पादन करती है। ठीक है, कृषि के द्वारा हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, खाद्यान्नों के अलावा यहाँ विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ उत्पादों जैसे चाय है, कॉफ़ी है, मसाले है, ठीक है, जो कि एक व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आते हैं, उनका भी हम निर्यात करते हैं या उनका निर्यात किया जाता है। ठीक है, कृषि के प्रकार, ठीक है, तो भारत में कौन कौन से कृषि के प्रकार हैं या कौन कौन सी कृषि की जाती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा देश जो है भारत प्राचीन काल से ही क्या है, कृषि पर निर्भर है तथा कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। ठीक है, पिछले हजारों वर्षों के दौरान यहाँ के भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में क्या है, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए खेती से करने से लेकर के वाणिज्यिक खेती तक अनेक प्रकार के यहाँ पर क्या किए गए हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो कृषि जो कि केवल अपने जीवन यापन के लिए की जाती है, दूसरी वाणिज्यिक व्यापारिक दृष्टि से कृषि की जाती है। तो वहाँ तक अनेक प्रकार कृषि के यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें वर्तमान समय में भारत में विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, जो कि निम्नलिखित प्रकार के हैं। सबसे पहले प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, कृषि के प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। कृषि के प्रकार, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, इस प्रकार की जो कृषि है भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। ठीक है, ऐसी कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल हैं, ठीक है, लकड़ी के हल, जैसे कि लकड़ी के हल, ठीक है, डाओ, लकड़ी के हल, डाओ तथा खुदाई करने वाली छड़ी, खुदाई करने वाली छड़ी, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार या अथवा समुदाय क्या करते हैं, आपस में मदद करते हैं, श्रम की मदद करते हैं और उसके द्वारा यहाँ खेती की जाती है, प्रारंभिक खेती। ठीक, इस प्रकार की खेती प्राय क्या है, मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। ठीक है, ऐसी कृषि किस पर निर्भर करती है,
मानसून पर निर्भर करती है तथा मिट्टी की जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल उर्वरता पाई जाती है, फर्टिलिटी रेट जो नेचुरल फर्टिलिटी पाई जाती है, ठीक है, उसी पर डिपेंड होती है। यहाँ पर फसलों को उगाने के लिए कोई अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियाँ की नहीं होती है, ठीक है। तो पर्यावरणीय परिस्थितियों पर ही, जो नेचुरली पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हैं उनकी उपयुक्तता पर यह कृषि निर्भर करती है, ठीक है। यह कृषि कर्तन दहन कृषि प्रणाली है, ठीक है, कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली। देखिए इसे समझने का प्रयास करेंगे। कर्तन दहन प्रणाली, ठीक है, यह कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, ठीक है। जब किसान क्या करता है, इस प्रकार की कृषि में किसान क्या करता है, एक ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, लालन पालन के लिए या पालन पोषण के लिए अनाज एवं अन्य फसलें, खाद्य फसलें क्या करता है, उस पर उगा देता है, ठीक है। और जब उस मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है तो फिर किसान क्या करता है, उस भूमि के टुकड़े से को छोड़ करके, जहाँ पर मतलब पहले ज़मीन को साफ़ करके उन्होंने वहाँ को झाड़ झंखाड़ को साफ़ करके जला करके वहाँ पर खेती की, लेकिन धीरे धीरे वहाँ की उर्वरता समाप्त होने के बाद में किसान उस भूमि के टुकड़े से दूसरे स्थान पर या दूसरी भूमि के दूसरे टुकड़े पर या दूसरे स्थान पर जा कर के फिर वापस क्या करता है, वनस्पति को वहाँ से काटता है, वनस्पति को काट करके सफाई करके और समतल बना करके उन वनों को जो वनस्पति वहाँ से काटी गई है उनको जला करके राख के रूप में, उसे खाद के रूप में प्रयोग करते हुए बाद में वहाँ मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब वहाँ पर वो क्या करता है, खेती करने लगता है दूसरे स्थान पर, ठीक है। जब प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा मिट्टी की इस प्रकार से उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है तो किसान क्या करता है, वहाँ पर आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं करते। इस कारण से वहाँ की आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग नहीं करने से वहाँ की कृषि में उत्पादकता में क्या होती है, कमी होती है, उत्पादकता कम होती है, ठीक है। मतलब प्राकृतिक जो फर्टिलिटी पाई जाती है, नेचुरल उत्पादकता पाई जाती है, नेचुरल या प्राकृतिक उत्पादकता पाई जाती है, उसी के आधार पर वो निर्भर होते हैं। और देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को ही विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। जो कर्तन दहन कृषि प्रणाली है जिसे स्थानांतरित कृषि के रूप में जाना जाता है, एक बार शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन में बता देता हूँ कि कर्तन दहन प्रणाली एक ऐसी खेती जो कि किसान के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण या पालन पोषण करने के लिए धरातल के किसी एक छोटे से टुकड़े को साफ करके वहाँ पर खेती की जाती है। जब तक उसकी उर्वरता शक्ति रहती है, भूमि उपजाऊ रहती है, तब तक वहाँ पर खेती की जाती है। और उसके बाद में जब उसकी उर्वरता शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है तो दूसरे स्थान पर क्या होता है, दूसरे छोटे से टुकड़े को साफ करके वहाँ पर उसे उपजाऊ भूमि के रूप में, जब तक वो उपजाऊ रहती है तो वहाँ पर खेती करते हैं। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरित होते हुए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते हुए जो कृषि की जाती है वही कर्तन दहन कृषि प्रणाली या स्थानांतरित कृषि कहलाती है, ठीक है। जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर भारत की बात करें, भारत के अलग अलग राज्यों में भी इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी के साथ साथ विदेशों में भी इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भारत के अगर उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जैसे असम, मेघालय, उत्तरी पूर्वी राज्यों में जैसे कि कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तथा मणिपुर में इसे क्या कहा जाता है, पामलू,
मणिपुर में इस कृषि को क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। इस प्रकार की कर्तन दहन कृषि को मणिपुर में पामलू कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस नाम से जाना जाता है? इसे दीपा के नाम से जाना जाता है, दीपा कृषि, ठीक है। इस प्रकार की कर्तन दहन कृषि प्रणाली को या स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दीपा कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दीपा कृषि कहा जाता है, ठीक है। इसी झूम कृषि या कर्तन दहन जो कर्तन दहन प्रणाली है, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, उसे मैक्सिको में, अगर विदेशों में दूसरे देशों में बात करें तो मैक्सिको में ठीक है, मैक्सिको में इसे क्या कहा जाता है? मैक्सिको और मध्य अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कहा जाता है इसे मिल्पा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है, ठीक है, वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। इस प्रकार की जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है, ठीक है। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, ब्राज़ील में इस प्रकार की जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। तथा मध्य अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में मसोले कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में की जाने वाली स्थानांतरित या कर्तन दहन कृषि को मसोले के नाम से जाना जाता है। तथा इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? इस प्रकार के स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है। इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। और वियतनाम में रे कहा जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है, ठीक है, वियतनाम में रे कहा जाता है। इस प्रकार से इसे अलग अलग देशों में इस प्रकार की जो कर्तन दहन कृषि प्रणाली है या स्थानांतरित कृषि प्रणाली है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ भारत के और अन्य क्षेत्र भी हैं जिनमें इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिस प्रकार से कि जैसे प्रारंभिक किस्म की जो खेती की जाती है वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में की जाने वाला स्थानांतरित कृषि को पोडू अथवा पेंडा कहा जाता है। तथा ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा कहा जाता है, ठीक है। और तथा पश्चिमी घाट में कुमारी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इस प्रकार की कृषि को वालरे कहा जाता है, ठीक है, वालरे या वाल्टेरे कहा जाता है। तथा हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर प्रदेश या उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उनमें इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे है बेटा, नेक्स्ट प्रकार है गहन जीविका कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बाद में है
नेक्स्ट, गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि, ठीक है। गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, अर्थात जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, ऐसे स्थानों पर यह कृषि की जाती है तथा यह गहन श्रम वाली खेती होती है, अर्थात इसके लिए गहन श्रम की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक मात्रा में मजदूरी की आवश्यकता होती है, जहाँ अधिक उत्पादन के लिए एवं अधिक मात्रा में कृषि करने के लिए रासायनिक पदार्थों एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार की ऐसी कृषि जिसमें अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए रासायनिक पदार्थों एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, वह कृषि क्या कहलाती है? गहन जीविका कृषि कहलाती है, ठीक है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण, भूमि स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार धीरे धीरे क्या होता गया है? धीरे धीरे जोतों का आकार छोटा होता गया है। यह धीरे धीरे जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है, ठीक है। कि हम देख रहे हैं कि दिनों दिन जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन विरासत क्या है? जो भूमि का स्वामी है वो अकेला है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो जो जनरेशन बढ़ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वह विरासत क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जोतों का आकार भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है, ठीक है। किसान वैकल्पिक रोजगार नहीं होने के कारण से क्या है? सीमित भूमि से ही अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके कारण से खेती पर या कृषि योग्य भूमि पर धीरे धीरे क्या है? दबाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक तरफ जनसंख्या तो निरंतर बढ़ रही है, लेकिन धरातल थोड़ी ना बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब एक किसान या एक ज़मीन का मालिक है, भूमि स्वामी, उसकी अगली पीढ़ी में, या उदाहरणार्थ एक किसान के पास 2 बेटे हैं, अब उस किसान के पास अगर 10 बीघा ज़मीन है, तो उसके बाद में उसका स्वामित्व किनके पास होगा? अपने बेटों के पास होगा। तो 10 बीघा ज़मीन अब 5 बीघा में, 5-5 बीघा, अगर तो उदाहरण के अनुरूप 2 भाइयों के बीच में वो किस में बढ़ जाएगी? 5-5 बीघा, ठीक है। तो यहाँ पर भूमि का आकार छोटा हो गया। अब दोनों भाई क्या करेंगे? उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अब उनके पास और कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं होने पर वो क्या करेंगे? अपनी ही भूमि में उस रोजगार को बढ़ाने के लिए, वैकल्पिक रोजगार नहीं होने के कारण उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अधिक सिंचाई करेंगे, वहाँ पर उसमें रासायनिक उर्वरक डालेंगे और उसकी कम भूमि में ही क्या है? अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी कारण से कृषि भूमि पर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? दबाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जनसंख्या की निरंतर बढ़ती हुई गति के कारण या जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण से कम भूमि पर अधिक पैदावार लेने के कारण कृषि भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगला है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि व्यापार की दृष्टि से या व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि ही क्या कहलाती है? वाणिज्यिक कृषि कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार की कृषि का जो मुख्य लक्षण है, वो है आधुनिक निवेशों, जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग कैसे उच्च पैदावार प्राप्त करना, ठीक है, वो है वाणिज्यिक कृषि। मतलब अपनी आवश्यकता पूर्ति के अलावा जो अतिरिक्त उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है, और अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं? आधुनिक तकनीक अपनाते हैं, जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से क्या है? अधिक पैदावार की जाती है। और फिर अधिक पैदावार को क्या करते हैं? व्यापारिक या वाणिज्यिक स्तर पर उनका उपयोग किया जाता है, अर्थात कृषि की जो अतिरिक्त उत्पाद है उनको बाजार में बेचा जाता है, ठीक है। तो कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए अगर बात करें हम पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, एग्जाम्पल पंजाब और हरियाणा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में जो चावल की खेती की जाती है, ठीक है, वह चावल की खेती पंजाब और हरियाणा में तो क्या है? वाणिज्य के रूप में की जाती है।
वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अर्थात यह पंजाब और हरियाणा में की जाने वाली चावल फसल वो क्या है, वाणिज्य की फसल है, ठीक है, वाणिज्यिक फसल है। जबकि यही चावल की फसल ओडिशा में की जाती है, ठीक है, ओडिशा में वह क्या है, खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल के रूप में उगाई जाती है, ठीक है। यह एक जीविका फसल है। वहाँ के लोगों का जीवन यापन करने के लिए वह क्या करते हैं, उड़ीसा में चावल की खेती करते हैं। जबकि पंजाब और हरियाणा में चावल की खेती क्यों की जाती है, वाणिज्यिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से वो चावल की खेती करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ उड़ीसा में चावल की खेती अपना जीवन यापन करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए चावल की फसल उगाते हैं, ठीक है। इसी में जो रोपण कृषि की जाती है, ठीक है, रोपण कृषि भी वाणिज्यिक खेती ही है, एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, ठीक है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, एक बड़े भूभाग में एक प्रकार की फसल बोई जाती है, ठीक है। रोपण कृषि में उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है, ठीक है, इंटरफेस, ठीक है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। रोपण कृषि एक विशाल क्षेत्र में की जाती है जो कि अत्यधिक पूंजी एवं श्रमिकों की सहायता से की जाती है, ठीक है। उसके लिए सर्वाधिक मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है तथा सर्वाधिक मात्रा में श्रमिकों की सहायता ली जाती है, ठीक है। इससे प्राप्त जो सारा उत्पादन है वो कच्चे माल के रूप में क्या होता है, उद्योगों को प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस कारण से यह कृषि क्या है, उद्योगों के लिए की जाने वाली कृषि, उद्योग और कृषि के बीच में रोपण कृषि क्या है, एक अंतरापृष्ठ का कार्य करती है, ठीक है, जो कि कच्चे माल के रूप में किसके लिए तैयार की जाती है, उद्योगों के लिए तैयार की जाती है, ठीक है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये सभी भी क्या है, महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, ठीक है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना और केला ये भी क्या है, महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और पश्चिम बंगाल में चाय तथा कर्नाटक में जो कॉफ़ी की जाती है वहाँ की क्या है, प्रमुख रोपण फसलें हैं, ठीक है। देखिए असम, वेस्ट बंगाल यहाँ पर की जाने वाली चाय की फसल, ठीक है। कर्नाटक में की जाने वाली कॉफ़ी, ठीक है, कर्नाटक में की जाने वाली कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं, ठीक है। इनके अलावा भारत में जो है चाय, कॉफ़ी, रबड़ है, गन्ना है, केला है, ठीक है, ये सभी भी क्या है, महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, ठीक है। इन रोपण फसलों में या रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, ठीक है। इनका उत्पादन किस लिए होता है, केवल और केवल बिक्री के लिए होता है, बेचने के लिए इनका उत्पादन होता है, ठीक है। तो इन फसलों का उत्पादन बेचने के लिए ही होता है। इसी के लिए इसके विकास में परिवहन और संचार के साधन से संबंधित उद्योग और बाजार भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। जब ये फसलें, रोपण फसलें केवल बिक्री के लिए की जाती है तो इनमें परिवहन और संचार के साधनों भी क्या है, संचार के साधन भी इनसे संबंधित उद्योग और बाजार के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। इसके बाद में कृषि का जो शस्य प्रारूप है, ठीक है, कृषि का शस्य प्रारूप, ठीक है, शस्य प्रारूप के बारे में बेटा हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।